इश्क की डोर पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने देखा कि किस तरह स्थिति और अथर्व के बीच एक रिश्ता जुड़ा, वो भी दुश्मनी का। आइए आगे देखेंगे कि किस तरह इनके रिश्ते में बदलाव आएगा या नहीं। नए संयोग, नई मुलाकातें। कार्यक्रम खत्म होने के बाद विद्युत के दिल में तिथि के लिए एक खास एहसास जन्म ले चुका था। वो कोई जल्दबाजी नहीं चाहता था, लेकिन उसकी हर सुबह तिथि की मुस्कुराहट से शुरू होती और रातें तिथि के ख्यालों से खत्म। विद्युत को तिथि से मिलने का बहाना मिल गया था। बुक लॉन्चिंग, एनजीओ विजिट, मेडिकल कैंप एक्सेट्रा। उनके साझा सपने, अस्पताल, स्कूल, सामाजिक कार्य उनके बीच पुल बन चुके थे। किताबों के बहाने मुलाकातें। विद्युत अक्सर तिथि के नए बुक लॉन्च में पहुंच जाता। तिथि को विद्युत में एक ठहराव नजर आता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको विद्युत से मिलना, बातें करना अच्छा लगता था। एक दिन विद्युत अस्पताल में अपने कमरे में बैठा तिथि की लिखी हुई किताब पढ़ रहा था। वो किताब की अंतिम पंक्ति को पढ़कर कहता है, आपकी लिखावट में सिर्फ शब्द नहीं, इंसान बसते हैं। मुझे तो अब किताबें भी आपकी आवाज़ में सुनाई देती हैं। तभी तिथि विद्युत के कमरे में एंटर करते हुए कहती है, फिर तो आप धीरे धीरे मेरे किरदार भी बन जाओगे। और दोनों हंसने लगे। विद्युत तिथि से पूछता है कि आप यहाँ कैसे? तिथि कहती है, सॉरी, पहले तो मुझे नॉक करके आना चाहिए था, लेकिन आपकी बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। फिर तिथि कहती है कि वो यहीं पास से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिल लूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी। विद्युत पूछता है कि कैसी रिक्वेस्ट? तिथि कहती है, दरअसल हम हर संडे को एक लेस डेवलप एरिया में जाके एजुकेशन से रिलेटेड सर्वे और कैंप लगाते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इफ़ पॉसिबल तो हम एक साथ एजुकेशन एंड हेल्थ कैंप लगा सकते हैं। विद्युत खुश होकर बोलता है, श्योर, व्हाई नॉट, मैं तैयार हूँ। मैं इस अपॉर्चुनिटी को पाकर रियली वेरी फीलिंग हैप्पी। एक्चुअली मैं खुद हेल्थ कैंप लगाने के लिए एरिया ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। तिथि कहती है, ठीक है, बाय बाय, फिर संडे को मिलते हैं। यह कहकर वो वहाँ से निकल जाती हैं। एनजीओ और मेडिकल कैंप की यात्रा। रविवार जब तिथि एनजीओ जाती, अब वहाँ कोई और भी होता जो तिथि का इंतजार कर रहा था, विद्युत। तिथि जब कैंप वाली जगह पहुंची तो उसने देखा हेल्थ और एजुकेशन कैंप दोनों लग चुके हैं, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी को बेसब्री से ढूंढ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र विद्युत पर पड़ी, उसने देखा कि विद्युत भी उसे ही देख रहा था और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, फिर अपने अपने काम में पूरी निष्ठा से लग जाते हैं। गांव के हेल्थ कैंप में शाम ढल रही थी। हवा में मिट्टी और चाय की महक घुली हुई थी। तिथि हाथ में कुल्हड़ लेकर आई और चुपचाप विद्युत को थमाया और उसके साइड में आकर बैठ गई। थोड़े समय तक दोनों के बीच शांति का माहौल था। ठंडी हवा के साथ ढलते सूरज को देख दोनों अपनी चाय का मज़ा ले रहे थे। फिर तिथि धीरे से बोली, आप बहुत स्थिर और विवेकशील हैं, जैसे सब कुछ बिना बोले कह देते हो। विद्युत नज़रों में चमक लिए कहता है, और आप बेहद वास्तविक और गहन, जैसे कोई कहानी जो सीधा दिल से बात करे। दोनों चुप रहे, लेकिन उस चुप्पी में गहराई थी। जैसे ही शाम हुई, कैंप को हटाया जा रहा था। सभी वॉलेंटियर्स के साथ विद्युत और तिथि भी सभी सामान रखकर बस को भेज दिया। क्योंकि विद्युत बस में आया था और उसी गांव में किसी को तत्काल स्वास्थ्य के संबंध में देखने जाना पड़ा, तो तिथि ने कहा कि मैं और डॉक्टर विद्युत मेरी कार से आ जाएंगे, आप बस को लेकर चलिए। तिथि विद्युत का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद विद्युत आता है और दोनों जैसे ही घर के लिए निकलने वाले होते हैं कि अचानक बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। बारिश शुरू होते ही तिथि भागते हुए कार में जाकर बैठ गई और विद्युत को बोली, विद्युत जी जल्दी आइए वरना भीग जाओगे। विद्युत बारिश के मज़े लेने लगा और तिथि विद्युत को देखकर मुस्कुराती है। कुछ समय बाद अब थोड़ी सख्त लहजे में तिथि कहती है, मिस्टर सूर्यवंशी, बस बहुत हुआ, जल्दी कार में आ जाइए वरना आप बीमार पड़ जाएंगे। विद्युत अब कार में आकर बैठ गया और पूरी कार गीली कर कहता है, सॉरी तिथि जी, बारिश मेरा मनपसंद मौसम है, मैं खुद को रोक नहीं पाता बारिश में भीगने से। तिथि मुस्कुराती है और कहती है, ये बारिश भी ना अचानक टपकती है, जैसे आपके डायलॉग्स। विद्युत उसकी ओर देखते हुए कहता है, और आप हर मोड़ पर एक नया मौसम ले आती हो। तभी दोनों के बीच एक सन्नाटा सा छा गया।
विद्युत मन ही मन में कहता है, तुम्हारे लिखे हुए अक्षर में इतनी खामोशी क्यों है? तिथि धीरे से, क्योंकि आवाज़ें दिल से सुनाई देती हैं, लफ्ज़ों से नहीं। मानो विद्युत के मन की आवाज़ तिथि तक पहुंच गई हो। तभी तिथि कार में गाना शुरू कर देती है। ये क्या बात है आज की चांदनी में, जो हम खो गए प्यार की रागनी में। क्योंकि तिथि ड्राइविंग कर रही होती है तो वो सबसे पहले अपने घर जाती है और विद्युत को कहती है कि कार आप लेकर चले जाइए, मैं यहीं पर उतर जाती हूँ। तो विद्युत तिथि को ड्रॉप कर कार लेकर चला जाता है और तिथि मुस्कुराते हुए अपने घर के गेट पर पहुँची और कहती है, आज का दिन हमेशा याद रहेगा। सड़क सुनसान थी, रात गहराती जा रही थी। कुछ किलोमीटर ही चला होगा कि अचानक विद्युत की कार के सामने एक जीप आकर रुकी। 4 लोग उतरे, चारों के चेहरों पर नकाब था। वो विद्युत की कार के पास आकर विद्युत से पूछते हैं, डॉक्टर विद्युत सूर्यवंशी? विद्युत कहता है, हाँ। उन्होंने बिना कुछ कहे उसे गाड़ी से बाहर निकाला और आंखों पर पट्टी बांध दी। रहस्यमय जगह। जब पट्टी हटाई गई, वो किसी पुराने वीरान गोदाम जैसी जगह पर था। बीच में एक पत्थर का बिस्तर था और उस पर पड़ा एक घायल व्यक्ति। सीने पर घाव, खून बह रहा था। 4-5 नकाबपोश उसके चारों ओर खड़े थे। उनमें से एक बोला, इसका इलाज करो जल्दी। विद्युत बेखौफ लहजे से बोला, ये कौन है? क्या हुआ इसे? सामने से कोई जवाब नहीं आता। विद्युत, मैं तब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा जब तक मुझे सच नहीं बताया जाता। तभी पीछे से गूंजती आवाज़ आई, क्या सवाल है तुम्हारा? पूछो, जवाब मैं दूंगी। विद्युत पलटा। उसने देखा कि वो कोई और नहीं, वही ऋषिकेश वाली लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। विद्युत हैरानी से पूछता है, तुम? ओह, तो तुम मास्टरमाइंड निकली। मासूम लोगों को उठाकर उन्हें टॉर्चर करती हो। विद्युत की बातों को सुन स्थिति को गुस्सा आ रहा था। स्थिति की आंखों में आंख सी चमक रही थी। उसने अपना रफ्तार से चमकता हुआ पुलिस आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा, आई एम एसीपी स्थिति, क्राइम ब्रांच। और तुम्हें सच बताने का इरादा तो नहीं था, मगर तुमसे सच छुपा भी नहीं सकते क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो। विद्युत फिर भी नहीं माना और बोला, पुलिस वाले हो तो यूनिफॉर्म पहनकर क्यों नहीं आए? और अगर सच में हो तो ये सब छुपा कर क्यों? स्थिति आगे बढ़ी और पूरे गुस्से में बोली, क्योंकि जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं, पॉलिटिशियन, सिस्टम, मीडिया है। ये इंसान जो तुम्हें बेचारा लग रहा है ना, ये एक राक्षस है। एक के बाद एक मासूम लड़कियों को फंसाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता है। अब तक हर केस में सबूत गायब कर दिए, हर बार सज़ा से बच गया, लेकिन इस बार नहीं। हम नहीं चाहते कि ये मर जाए, क्योंकि यही बता सकता है इसने उन लड़कियों को कहाँ रखा है। क्योंकि कभी कभी लोगों की जान बचाने के लिए इन दरिंदों की जान बचाने पर मजबूर है ये हाथ। विद्युत अब धीरे धीरे शांत हुआ और पूछता है, क्या तुम सच कह रही हो? स्थिति थोड़ा झुकी आवाज़ में, हाँ। और तुम पर भरोसा है कि तुम सबसे अच्छा निर्णय ही लोगे। तुम ईमानदार हो इसलिए तुम्हें चुना, लेकिन ये सच जानने के बाद भी तुम इलाज नहीं करोगे, ये तुम्हारी मर्ज़ी। विद्युत इलाज करने के लिए तैयार हो जाता है। स्थिति गंभीरता से भरी आवाज़ में कहती है, एक रिक्वेस्ट है, ये सब बातें कॉन्फिडेंशियल हैं, किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। इस केस के पीछे कुछ बड़े नाम हैं। तुम जा सकते हो, पर इससे स्टेबल कर दो ताकि हम इंटेरोगेशन कर सकें। विद्युत ने लंबी सांस ली, मेडिकल किट उठाई, गहरी चुप्पी में उसकी गोली निकाली, एंटीसेप्टिक लगाया और एक पेन किलर इंजेक्शन दे दिया। इलाज करते हुए विद्युत बोला, मैं डॉक्टर हूँ। जैसे ही इलाज खत्म हुआ, स्थिति ने विद्युत को कहा, यहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, तुम ये नहीं जानते हो। इसको भूल जाओ और अपने साथियों को कहती है, जहाँ से इसे लाए थे वहीं ड्रॉप कराओ। विद्युत घर देर तक पहुँचा। तब तक सब सो चुके थे, इसलिए वो डायरेक्ट अपने रूम में चला गया और सो गया। मिशन मुक्ति। विद्युत के उपचार देने के 24 घंटे बाद उस दरिंदे को होश आ जाता है। उस दरिंदे का नाम था सिकंदर। सिकंदर वो नाम जो गुनाहों की दुनिया में अंधेरों का राजा कहलाता था। अब एक बंद कमरे में जंजीरों में जकड़ा पड़ा था,
थका हुआ, घायल, लेकिन फिर भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। इंटेरोगेशन रूम का माहौल ठंडा नहीं बल्कि सुलगता हुआ था। कोने में एक बल्ब टिमटिमा रहा था और बीच में सिकंदर जंजीरों से जकड़ा पड़ा था। उसकी आंखों में अब भी वही अंगार था, पर एसीपी स्थिति अवस्थी और उसकी टीम के इरादे उससे कहीं ज़्यादा ठोस थे। दिन पहला। एसीपी स्थिति ने इंटेरोगेशन रूम में कदम रखा। सिकंदर के सामने बैठी। स्थिति कड़क आवाज़ में कहती है, नाम ठिकाना बताओ। जिनकी छत्र छाया में तुमने ये सब किया है, कहाँ है? कहाँ है वो लड़कियाँ जिन्हें तुमने छुपाया है? सिकंदर ने पहले तो चुप्पी साधी, फिर एक गहरी सांस ली और ठंडी हंसती हंसते हुए बोला, हाँ, तुम क्या समझती हो? तुम जैसे ऑफिसर हमें रोक लेंगे? तू क्या उखाड़ लेगी एसीपी? एक करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, इतना तेज कि कुर्सी हिल गई, पर उसकी जबान नहीं खुली। दिन 2। आज इंटेरोगेशन को एक स्तर और ऊपर ले जाया गया। घूंसे उसके पेट और जबड़े पर पड़े। लहू की बूंदें होठों से टपकने लगी, लेकिन फिर भी उसकी जबान पर ताला लगा रहा। दिन 3। आज उसके हाथों को पीछे बांधकर बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई। हर बार के साथ उसके चेहरे से तकलीफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी नहीं बोला और बोला, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। अब मामला और गंभीर हो गया। उसे एक बर्फ की सिल्ली पर लेटा दिया गया और उसके शरीर पर लकड़ी के डंडों से मारा गया। उसके जिस्म पर नीले निशान उभर आए, हड्डियां चटकने लगी। उसकी चुप्पी एसीपी स्थिति के धैर्य की परीक्षा थी। उन लोगों के लिए एक एक दिन महत्वपूर्ण था, क्योंकि सिकंदर की वजह से ही ये सभी दोषी पकड़े जा सकते थे। लेकिन इन्हें यह भी ध्यान रखना था कि सिकंदर मर ना जाए, क्योंकि इस मामले में वो बहुत इम्पोर्टेंट था। दिन 4। आज सिकंदर के हाथों के नाखून खींचे गए। हर चीख कमरे की दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन स्थिति की नज़रें केवल एक बार ढूंढ रही थी, सच, सच और सच। लेकिन वो फिर भी चुप रहा। दिन 5। अब सिकंदर की हालत अधमरी हो गई थी, लेकिन उसके मुंह से सच निकल ही नहीं रहा था। तो स्थिति ने एक अलग तरीका अपनाया। सिकंदर के चेहरे के पास एक गर्म लोहे की सलाख लाई गई। उसके ठीक सामने गरम गरम लाल लपटों से सनी हुई सलाखें चमक रही थी। उसकी पुतलियों में उतरने लगी। लोहा जैसे ही उसकी आंख के पास लाया गया, वो चीखा, रुको रुको, रुक जाओ, मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। स्थिति ने हल्का इशारा किया, सलाखें पीछे हुई। अब सिकंदर के चेहरे पर डर, पछतावा और थकावट साफ नजर आ रही थी। उसकी रूह कांप चुकी थी। सिकंदर हांफते हुए बोला, तीन फार्म हाउस, एक हरियाणा में, दूसरा मेरठ के पास और तीसरा फरीदाबाद की बाहरी इलाके में। लड़कियां वहाँ कैद हैं। नेता लोग आते हैं, उनका शिकार करते हैं और फिर दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं। मुख्य मास्टरमाइंड है मंत्री देवव्रत राणा और उसके साथ ही एमएलए खन्ना, व्यापारी राजदीप और एक रिटायर्ड डीआईजी। एसीपी स्थिति ने एक बार भी आंखें नहीं झपकाई। सच सुनते ही स्थिति के मुंह पे एक चमक आई। वह बोली, बिल्कुल सही, अब वक्त है उन्हें उन्हीं के नर्क में भेजने का। अब मिशन को और गुप्त रूप से आगे बढ़ाया गया। सभी लोकेशंस की निगरानी की गई। जीपीएस ट्रैकिंग, गुप्त कैमरा, ड्रोन सर्विलेंस, हर कदम को इतनी सावधानी से रखा गया मानो शतरंज की बाजी हो। उन सभी लोगों के खिलाफ सबूत ढूंढने में स्थिति और उसकी टीम को काफ़ी समय लग गया, जिसमें से वो हर रोज़ 24 घंटे काम कर रहे थे ताकि मिशन मुक्ति को सफल बनाया जा सके। ना कोई अपने परिवार को मिलता, ना किसी के परिवार को उसकी खबर थी। एक ऐसा मिशन जिसमें सभी शामिल अधिकारियों की जान दांव पर लगी थी, पर फिर भी सब साहस के साथ सीना ताने खड़े थे। और फिर 3 महीने बाद सारे गुनहगार अदालत में थे। सबूत इतने ठोस कि जज ने तुरंत सज़ा का ऐलान किया। कई रसूखदार नामों का पर्दाफाश हुआ। जब अदालत ने सारे गुनहगारों को सख्त सज़ा सुनाई तो एसीपी स्थिति अवस्थी और उसकी टीम पुलिस की वर्दी में सीना ताने कोर्ट रूम से बाहर निकले। देश भर में पुलिस विभाग की सराहना होने लगी। जैसे ही वह बाहर आए, चारों ओर मीडिया का जमावड़ा लग चुका था। हर चैनल, हर रिपोर्टर,
हर कैमरा बस एसीपी स्थिति और उसकी टीम की ओर घूम चुका था। कैमरे की फ्लैश लाइट एक एक सेकंड में चमक रही थी। माइक उनके सामने यूं आकर रुक गए जैसे हवा में भी उन्हें सलाम कर रहे हो। कोई बोल रहा था, देश को अपनी बेटी पर गर्व है। कोई बोला, एसीपी स्थिति अवस्थी महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। तो किसी ने कहा, इस देश की असली शेरनी। और कोई कहता है, कैसे किया आपने इतना बड़ा ऑपरेशन इतने गुप्त तरीके से। एसीपी स्थिति शांत, दृढ़ और गरिमा में भरी आवाज़ में बोलती है, हमने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है। ये जीत सिर्फ मेरी या मेरी टीम की नहीं, ये हर उस लड़की की जीत है जिसने अत्याचार सहा, हर उस माँ की जीत है जिसने इंसाफ मांगा, और हर उस नागरिक की जीत है जो सच के साथ खड़ा रहा। उसके पीछे उसकी पूरी टीम वर्दी में सजे हुए, चेहरों पर गर्व और आंखों में चमक लिए खड़े थे। लोग तालियां बजा रहे थे। जय हिंद एसीपी मैम, आपने इंसाफ को जिंदा किया है। उस वक्त एसीपी स्थिति ने कहा, ये वर्दी सिर्फ शक्ति नहीं, ये जिम्मेदारी है, और हम वादा करते हैं कि जब तक सांस है अन्याय से लड़ते रहेंगे। उस पल वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो सम्मान, बलिदान और साहस का प्रतीक बन चुकी थी। मीडिया हॉल, हर चैनल, हर अखबार, हर न्यूज़ पोर्टल पे एसीपी स्थिति अवस्थी का नाम था। सोशल मीडिया पर #आयरन लेडी एसीपी, #मिशन मुक्ति ट्रेंड कर रहा था। पूरा देश सैल्यूट कर रहा था उस बहादुर लड़की को जिसने समाज के सबसे अंधेरे कोने में जाकर इंसाफ की लौ जगाई। एक पत्रकार ने पूछा, मैम क्या आपको कभी डर महसूस नहीं हुआ? स्थिति मुस्कुराते हुए, डर तो हर इंसान को लगता है, पर जब नज़र सामने की रोशनी पर हो तो अंधेरा हार जाता है। मेरे लिए हर नागरिक की इज्जत मेरी जिम्मेदारी थी, है और हमेशा रहेगी। घर में गर्व का माहौल, जब एसीपी स्थिति अवस्थी की बहादुरी की खबर पूरे देश में वायरल हुई, हर चैनल, हर न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, एसीपी स्थिति अवस्थी, द लायनेस ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। जब ये न्यूज़ अवस्थी परिवार ने देखी, उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। माँ ने चुपचाप अपनी बेटी की तस्वीर को माथे से लगाया और बोली, आज तूने सिर्फ हमारा ही नाम नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है बेटा। तेरी माँ को तुझ पर नाज है। पापा की आंखों में चमक थी। उन्होंने धीमे से कहा, जिस देश के पास ऐसी बेटियां हैं, उन्हें कोई कैसे झुका सकता है। तिथि भी चुपचाप मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि उसकी बहन सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक मिशन पर चलती आग है जो अन्याय को जलाकर राख कर देती है। दूसरी ओर सूर्यवंशी हाउस में हलचल। सुबह का अखबार अथर सूर्यवंशी के हाथ में था। अखबार उठाते ही उसकी नज़र एक हेडलाइन पर पड़ी, एसीपी स्थिति अवस्थी ब्रेक्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट, पॉलिटिशियन बिहाइंड द बार, ऑपरेशन नारी शक्ति, अ साइलेंट वॉर वॉन, मिशन मुक्ति सक्सेसफुली अचीव्ड। अथर ने चौंकते हुए तस्वीर देखी। वो तस्वीर उसी मिस ऋषिकेश की थी। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तो मिस ऋषिकेश निकली एसीपी स्थिति अवस्थी। ओके, पुलिस अफसर, और वो भी इतनी डेयरिंग। पीछे से विद्युत आता है और पूछता है, क्या हुआ छोटे, बड़ा कुछ दिख रहा है, ऐसा क्या है न्यूज़पेपर में? अथर कहता है, भैया लो, आप खुद ही देख लो। न्यूज़पेपर देख विद्युत मुस्कुराते हुए, फाइनली मिशन सक्सेसफुल हुआ, इस लड़की को सलाम है। अथर कुछ सवालिया नज़र से पूछता है, भैया क्या आपको पहले से पता था इस मिशन का? विद्युत ने धीरे से सिर हिलाया, मुस्कुराया और उस रात का किस्सा सुनाया। विद्युत कहता है, आज से 3 महीने पहले जब मैं कैंप में गया था और वहाँ से वापस आ रहा था, तो उस रात उन लोगों ने मुझे उस घायल दरिंदे को ठीक करने को कहा था। तब मैंने सोचा था ये बस कोई क्राइम सिंडिकेट की मास्टरमाइंड है, पर जब उसने आईडी दिखाई और फिर सारी बात बताई, मैं चौंक गया। उसने कहा था ये आदमी एक रेपिस्ट है और इसके ज़रिए हमें कई मासूम लड़कियों को बचाना है। ये मिशन मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। तब मुझे समझ आया कि वो कितनी सच्ची, बहादुर और निडर है। फिर कुर्सी पर बैठते हुए विद्युत बोलता है, एसीपी स्थिति जैसे लोग ही हैं जो चुपचाप जलते हैं और पूरी अंधेरी दुनिया को रोशन कर देते हैं। अथर बोला, किसी ने सही कहा है भैया, असली ताकत वाले लोग शोर नहीं मचाते, बस अपना काम करके दुनिया को चौंका देते हैं। और ये लड़की, इसने तो है ही सबसे अलग। अथर गर्व से बोला, मुझे अपने भाई पर गर्व है कि आप उस मिशन में मददगार बने, और एसीपी स्थिति पर भी कि उन्होंने
हार नहीं मानी। कहीं ना कहीं अथर के दिल में एक हलचल सी होने लगी। पहली बार उसने किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस किया था। उसकी उंगलियां अब भी अखबार के उन पन्नों पर थी, पर उसकी सोच अब एसी पे अवस्थी की हिम्मत, तेजी और आंखों की चमक में खो चुकी थी। आगे क्या होगा? क्या स्थिति के जीवन में इससे भी बड़ा खतरा दस्तक देने वाला है? क्या अथर और स्थिति की मुलाकात दोबारा होगी? आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।